Everyone, today we are going to start with unit 7, that is laws of production. So the first topic is laws of diminishing returns to factor. The other name is law of variable proportion. इस law of diminishing returns to factor को हम law of variable proportion भी कहते हैं इस law को. तो ये law क्या कहता है हमें? The law states that keeping other factors constant, when you increase the variable factor, then the total product initially increases at an increases rate, then increases at a diminishing rate and eventually starts declining. वो ये लॉ हमें कहता है कि हमें बाकी फैक्टर्स को फिक्स रखना है. जब हम वेरिएबल फैक्टर, फॉर एग्जांपल वेरिएबल फैक्टर हमारा हो गया लेबर, हम बढ़ाते कम करते हैं उसको, तो जब हमारी लेबर हम इंक्रीज करेंगे तो स्टार्टिंग में हमारा टोटल प्रोडक्ट होगा वो इनिशियली बढ़ेगा, फिर वो क्या होगा, बढ़ेगा तो सही बट वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा और उसके बाद वो क्या होगा, डिक्लाइनिंग होना शुरू हो जाएगा. दैट इज योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कि जब हम वेरिएबल फैक्टर को लगा रहे हैं तो स्टार्टिंग में वेरिएबल फैक्टर जो हम उसको बढ़ाएंगे, लेबर को बढ़ाएंगे, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, इंक्रीज तो करेगा बट वो डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करेगा एंड उसके बाद क्या होगा, वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा. यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है. Let's say that you have 10 acres of land and 1 unit of labor for production. ठीक है, हमारे पास 10 एकड़ लैंड और 1 यूनिट ऑफ लेबर ऑफ प्रोडक्शन है, तो हमारी प्रोपोर्शन क्या बन गई, 10:1. दैट मीन्स हमारी लैंड अब फिर सेम है बट हमारे जो लेबर है वो 2 यूनिट्स ऑफ लेबर होगी. दैट मीन्स हमारी रेशियो अब क्या बन गई, 5:1. So therefore, as you can see, the law analyzes the effects of a change in the factor ratio on the amount of out and hence called the law of variable proportion. That means हमारी अब रेशियो क्या होगी, डिक्रीज होगी पहले से. दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. एक्सप्लेन हमने एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया है. दैट इज यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर जो लैंड है वो एकर्स में है. दैट मीन्स वो फिक्स्ड है हमेशा, 1 1 1 एंड 1 सो ऑन. वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे लेबर आएगा बट नॉट लैंड लेबर आएगी यूनिट्स में. दैट मीन्स 0 to 8. अब हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, दैट इज TPP, दैट इज क्वांटिटी 0 का 0 ही है. जब हमने 1 यूनिट ऑफ लेबर लगाई तो हमारे 2 टोटल प्रोडक्ट आ गया. जब हमने 2 लगाई तो 6 टोटल प्रोडक्ट आ गया. थर्ड आई तो हमारा 12 टोटल प्रोडक्ट एंड सो ऑन. ऐसे हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता गया. देखो पहले स्टार्टिंग में 2 है, देन इट बिकम 6, फिर 12. ठीक है, इनिशियली इट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. ठीक है, 2 6 12 16. अब इसमें क्या हो गया, इंक्रीज तो कर रहा है, 12 to 16 16 to 18. ठीक है, दैट मीन्स अब क्या हो गया, वो इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट. दैट मीन्स 12 to 16 16 to 18 हो गया. 18 to 18 है, दैट मीन्स वो कांस्टेंट हो, उसके बाद क्या हुआ, डिक्लाइन होना शुरू हो गया. दैट इज 14 हो गया, फिर 8 हो गया. अब मार्जिनल प्रोडक्ट इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल इज एडिशनल यूनिट. ठीक है, एडिशनल यूनिट से हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या फर्क पड़ा, 0 का 0 ही रहेगा. 0 से 2 आए, दैट मीन्स 2 minus 0 is 2. Then 2 to 6, that is 4 minus 2 is 6 minus 2 is 4. Then 12 minus 6 is 6. 16 minus 12 is 4. 18 minus 16 is 2. 18 minus 18 is 0. 14 minus 18 is minus 4. Then minus 6. ये आपकी स्टेज थर्ड आ गई जिसमें हमारा ये डिक्लाइन कर रहा है. सो इन दिस एग्जाम्पल लैंड इज अ फिक्स फैक्टर. हमें पता है कि लैंड फिक्स फैक्टर है और लेबर जो है वेरिएबल फैक्टर है. द टेबल शोज द डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ आउटपुट व्हेन यू अप्लाई डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेबर टू 1 acre ऑफ लैंड विच नीड्स फिक्सिंग. सो जो हमारा हम आगे अब डायग्राम देखेंगे जो उसके हमने इसमें टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट बताया हुआ है. सो टोटल प्रोडक्ट में क्या हुआ कि हम इफ वी लुक एट द टेबल अगेन, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या था, स्टार्टिंग में बढ़ता कांस्टेंट हुआ. कांस्टेंट होने के बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो गया. यही हमें चीज़ अब डायग्राम में शो करनी है. दैट इज यहाँ से हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता गया बी पॉइंट तक. फिर स्टेज 2 आ गई जहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया और इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट. फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया. ये आपका स्टेज 3 आ गया. ठीक है, अब हमारा आता है मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या था, बड़ा, फिर डिक्रीज हुआ, फिर नेगेटिव आना शुरू हो गया. सो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है बड़ा, कम होना शुरू हुआ, फिर ये
नेगेटिव आना शुरू हो गया। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर, तो इसमें भी यही होगा, स्टार्टिंग में बड़ा, फिर यहाँ पे आके थोड़ा सा उसके बाद क्या हुआ, कम होना शुरू हो गया। इसको हम ड्रॉ करेंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये कम हो जाएगा, दैट इज योर एवरेज प्रोडक्ट। सो ये पहली चीज आती है हमारी इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, फिर हमारी डिमिनिश होगी, फिर ये होगी हमारी थर्ड स्टेज जो कि नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न्स है। इसमें भी वही स्टेज 3 है, पहले बड़ा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट यही है, इंक्रीज हुआ, डिमिनिश हुआ, फिर उसके बाद क्या आ गया, नेगेटिव होना शुरू। दैट इज इफ यू लुक एट द डायग्राम, तो ये देखो हमारे एवरेज प्रोडक्ट से क्या, एवरेज जो हमारी लाइन है उससे ये नीचे जा रहा है, दैट इज इट इज अ नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, इसके आगे क्या आती है, 3 स्टेजेस ऑफ द लॉ, हमने 3 स्टेजेस अभी वही पढ़ी है। स्टेज 1, इसमें क्या आता है, जो टीपीपी है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस टू, इसमें हमारा टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। द मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। कहते हैं हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्यों बढ़ रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। रीजन हमारा यही है कि इसमें जो है हमारे लेबर को हम बढ़ा रहे हैं, इसलिए जब लेबर को बढ़ा रहे हैं दैट इज योर इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सो इन दिस एग्जाम्पल स्टेज 1 ऑफ द लॉ runs up to 3 units of labor। ठीक है, दैट मीन्स बिटवीन, वो कह रहे हैं हमारा जो ये स्टेज 1 है हमारी, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या है, यूनिट्स ऑफ लेबर बढ़ने की वजह से हमारा टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और यहाँ से हमारा एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट स्टेज 2, कहते हैं टीपीपी इंक्रीज तो करा बट डिक्रीज रेट में। यस, इफ यू लुक एट द एग्जांपल, वहाँ टीपीपी देखो यहाँ तक ठीक है, 2 to 6, 6 to 12, 12 to 16, 16 to 18, जो हमारे 3 है ये स्टेज 2 आती है, बिकॉज यहाँ से हमारा जो बढ़ तो रहा है बट 12 to 16 वो 16, 18, 18 का 18 ही रहा, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स में ये बढ़ रहा है। ठीक है, सो स्टेज 2 हमारा वही कह रहे हैं कि द टीपीपी कंटिन्यूज टू इंक्रीज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। नेक्स्ट आ गया हमारा स्टेज 3, जिसमें टीपीपी डिक्लाइन करे और एमपीपी नेगेटिव बन जाता है, इसलिए इसको हम स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स बोलते हैं। इफ यू लुक एट दी चार्ट अगेन, तो देखा जाए तो यहाँ पे हमारा टीपी है जो वो क्या है, डिक्रीज होना शुरू हो गया और एमपी जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो गया। तो यही इन्होंने इसमें बताया, डिक्रीजिंग स्टेज हमारी स्टेज 3 है, ये डिक्रीज होना शुरू हो गया बिकॉज ये नीचे को आ रहा है, और ये क्या हुआ, नेगेटिव हो गया बिकॉज ये हमारा एक्स एक्सिस से भी नीचे नेगेटिव में जा रहा है। सो दैट इज योर स्टेज 3, जिसमें ये हमारा डिक्रीज कर रहा है और ये हमारा नेगेटिव में चलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स रिटर्न्स टू स्केल। अब उसको हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल भी कहते हैं। दैट मीन्स कि हम जो भी कुछ लगा रहे हैं, ठीक है, हमारा जो कॉस्ट लग रही है, हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं, जो हमारा पैसा लग रहा है, उससे हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, दैट इज रिटर्न्स टू स्केल। The law of returns operates in the short period. It explains the production behavior of the firm with one factor variable while other factors are kept constant। कहते हैं जो लॉ ऑफ रिटर्न्स है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे जो सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो फिक्स्ड हैं, वो कांस्टेंट है, सिर्फ एक हमारा फैक्टर वेरिएबल होता है। Whereas the law of returns to scale operates in the long run। ठीक है, वो कह रहे हैं कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल जो है, ठीक है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए काम करते हैं। एक्सप्लेन्स द प्रोडक्शन बिहेवियर ऑफ द फर्म विद द ऑल फैक्टर्स वेरिएबल। ठीक है, हमने जो पिछला लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, दिस लॉ वो हमें बताता है कि ये जो लॉ है इसमें एक फैक्टर वेरिएबल है, बाकी फिक्स्ड है और ये शॉर्ट पीरियड के लिए काम करता है। बट जब ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, ये हमारे लॉन्ग पीरियड के लिए काम करता है, इसमें सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल है, बिकॉज लॉन्ग रन में आगे हम सारे फैक्टर्स को वेरिएबल कर सकते हैं बिकॉज इसमें हमारे पास टाइम पीरियड होता है। The law of returns to scale always refer to the long run because only in the long run all the other factors of production are variable। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया ये पॉइंट कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू जो स्केल है वो लॉन्ग रन में करते हैं और लॉन्ग रन में हम सारे फैक्टर्स को वेरिएबल कर सकते हैं। In other words, only in the long run is it possible to change all the factors of production. Thus, the laws of returns to scale refer to that time in the future when changes in output are brought out by increasing all the inputs to the same time and in the same proportion। तो इसमें लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हम किस में क्लासीफाई कर सकते हैं, 3 में।
इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग को हम IRS कहते हैं इफ आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन ऑल आउटपुट इनपुट्स। ठीक है, हमने जो भी इनपुट्स लगाए उससे हमें आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है। इनपुट लगाने से आउटपुट, फॉर एग्जांपल मैंने 20 यूनिट्स ऑफ लेबर लगाया, 20 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगाई, ठीक है, लेबर एंड कैपिटल मैंने लगा दी, बस मुझे रिटर्न कितना मिला यहाँ पे 500 यूनिट्स। तो मुझे इनपुट से बजाय रिटर्न आउटपुट ज़्यादा मिल रही, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट में मतलब जितनी हमने इनपुट लगाई उतना ही हमें आउटपुट मिल रहा, दैट इज कांस्टेंट। एंड डिक्रीजिंग मतलब जितनी हमें इनपुट लगाई है मैंने पर मुझे उतनी आउटपुट नहीं मिल रही है, दैट इज योर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो इफ वी लुक एट द एग्जाम्पल है if all factors of production are doubled and output increases by more than 2 times। कहते हैं अगर हमने सारे factors of production को डबल कर दिया है बट जो हमारा आउटपुट है वो डबल से भी ज़्यादा आ रहा है, तो सिचुएशन क्या आगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हमने आउटपुट डबल नहीं हुआ है, इवन % इंक्रीजिंग आउटपुट फैक्टर्स वी हैव डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, तो अगर हमारा वो बढ़ाने से इनपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने से हमें आउटपुट नहीं मिल रही उतनी, तो दैट इज योर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो इफ यू लुक एट द एग्जांपल, तो फर्स्ट सिचुएशन हमारी इनकांस्टेंट आई, कैसे? अगर 3 यूनिट्स ऑफ लेबर 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल में यूज कर रही हूँ, ठीक है, और मैंने इसको डबल कर दिया 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल 6 यूनिट्स ऑफ लेबर, दैट मीन्स ये डबल हुआ और 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन होती पहले, अब 200 होती, ये भी डबल हुई, तो दैट मीन्स कांस्टेंट जितनी लेबर एंड मैंने वो लेबर एंड लैंड लगाया उतनी ही मेरी प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज कांस्टेंट। ये भी डबल हुआ 3 to 6, ये भी 100 से 200 हो गया। नेक्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कैसे? ये मैंने डबल किया 3 से 6, ये भी 3 से 6, बट ये 100 से इंस्टेड 200 ये 300 हो गया, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो ये मैंने लेबर एंड कैपिटल को डबल किया बट ये मेरे 3 टाइम्स हो गया, दैट इज योर इंक्रीजिंग। लास्ट कम्स डिक्रीजिंग, ये मैंने डबल किया 3 से 6 बट ये 100 से सिर्फ 150 हुआ, तो ये डबल करने से ये सिर्फ हाफ ही बढ़ा, दैट इज योर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। सो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। फर्स्ट हमारे रिटर्न्स टू स्केल, जिसको हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल भी कहते हैं। इसमें 3 सिचुएशन आती है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड कांस्टेंट रिटर्न्स, ये आ गई। एंड फर्स्ट वन इज योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ हमें यही कहता है कि जब तक हम स्टार्टिंग में हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, जब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे फिर वो क्या अगर डिक्रीज होके वो डिमिनिशिंग हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। So this was all about your unit 7. Thank you.